हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो है प्रीवियस यूट्यूब एमसीक्यू सीरीज है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रीवियस एमसीक्यू सीरीज में जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं उसमें हमारा टारगेट हमेशा यही रहता है कि जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन ले उसको कंसेप्चुअल अप्रोच से डेप्थ लेवल तक समझाया जाए। इसी वे को हम आगे बढ़ाते हुए इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रीवियसली हमने मशीन और पावर सिस्टम के क्वेश्चंस लिए थे। इस बार हम सारे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे सो दैट आप जो भी एग्जाम ऑल इंडिया एजेई या फिर आपने स्टेट के जो एजेई एग्जाम है उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपकी प्रिपरेशन लेवल को चेक किया जा सके एज वेल एज किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी एक यूनिक अप्रोच डेवलप हो सके। इसी वे से हम इन सारे क्वेश्चन को करेंगे और इसके लिए यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ईएसई से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। इसके क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं 2023 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे और इन डेप्थ सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। सो सीखने की कोशिश करिएगा। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हमारे पास ए स्मॉल रीजन ऑफ इम्प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल विद डायमेंशन, ये हमारे पास गिवन है 1.25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर इंटू 10⁻³ मीटर इंटू 10⁻³ मीटर। हमारे पास ये डायमेंशन दी हुई है। हैज ओनली द आयंस विद चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम present with a volume density of 10⁻25 per meter cube. Rest of the crystal volume contains equal density of electrons. ये हमारे पास चार्ज दिया हुआ है और पॉजिटिव आयंस के साथ दिया हुआ है। द नेट टोटल चार्ज ऑफ द क्रिस्टल। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्रिस्टल का पार्ट है, सिलिकॉन क्रिस्टल का पार्ट है, इसको हम इस तरह से समझ रहे हैं। यहां पर हमारे पास क्या बोला गया, यहां पर बोला गया स्मॉल रीजन ऑफ इम्प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। एक छोटा सा रीजन हम कंसीडर कर लेते हैं, स्मॉल रीजन ये वाला, ये जो है हमारे पास इस स्मॉल रीजन को कंसीडर करते हैं। उसका हमारे पास डायमेंशन गिवन है, उसमें जो चार्ज है वो हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और यहाँ पर इसका वॉल्यूम डेंसिटी जो दिया हुआ है, वॉल्यूम डेंसिटी 10⁻25 पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, ये स्मॉल पार्ट है। रेस्ट ऑफ द क्रिस्टल जो बाकी बचा हुआ है ये हमारे पास सेकंड पार्ट। इस रेस्ट ऑफ द क्रिस्टल में क्या बोला गया है, कंटेनिंग इक्वल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस जो है हमारे पास इक्वल डेंसिटी में है। तो यहाँ पर हमें नेट चार्ज बताना है। नेट चार्ज क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का चार्ज प्लस सेकंड पार्ट का चार्ज और इन दोनों का जो कंबाइंड होगा वो हमारे पास नेट चार्ज होगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं सबसे पहले। सेकंड पार्ट में तो सबसे सिंपल यही हो जाता है कि जो रेस्ट ऑफ वॉल्यूम क्रिस्टल वॉल्यूम है सेकंड पार्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस की हमारे पास डेंसिटी इक्वल है। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो नेट चार्ज सेकंड केस में 0 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे जो नेट चार्ज आएगा और मतलब यहाँ पे जो चार्ज आएगा उन दोनों को +0 करोगे तो टोटल नेट चार्ज आ जाएगा। अल्टीमेटली जो फर्स्ट का हमारे पास चार्ज अवेलेबल होगा फर्स्ट पार्ट का, वही हमारे पास नेट चार्ज होगा। इस चार्ज को कैसे पता किया जाए, टोटल चार्ज को हमें पता करने का जो मेथड है उसके लिए हमें देखना होता है रो, मतलब हमारे पास चार्ज डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम, ये होता है। अब ये रो क्या होता है, रो चार्ज डेंसिटी हमारे पास जो रहती है ये होती है हमारे पास आयन वॉल्यूम डेंसिटी, आयन वॉल्यूम डेंसिटी मल्टीप्लाई चार्ज, ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ गई, ये रो आ गया, इनटू वॉल्यूम से हमें मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ पर आयन वॉल्यूम डेंसिटी इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और हमारे पास जो है वॉल्यूम डेंसिटी कितना है, यहाँ पर हमारे पास 10⁻25 पर मीटर क्यूब और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इन तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये पर मीटर क्यूब है और ये मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर आप फॉर्मूला बेस देखोगे तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट, पीछे हमारे पास चार्ज का यूनिट ही बचेगा। यूनिट भी चेक करना जरूरी होता है। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट
2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम समझ चुके हैं कि टोटल नेट चार्ज क्या होगा, प्लस फर्स्ट और सेकंड का मिला के, तो टोटल नेट चार्ज भी हमारे पास यही आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जो क्वेश्चन रहेंगे 8-10 क्वेश्चन, वो सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड था, और सेकंड हमारे पास जो है यहाँ से जो है सर्किट के क्वेश्चन रहेंगे, तो कुछ सर्किट के कंसेप्ट भी सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, द करंट वेव फॉर्म शोन इन द फिगर, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू फ्रॉम 1 to 7 सेकेंड्स। टाइम इंटरवल क्या है, 1 to 7 सेकेंड, मतलब एक वेव फॉर्म जो है 1 to 7 सेकेंड है, ये टोटल टाइम पीरियड है, एक साइकिल का टोटल टाइम पीरियड 7 सेकेंड है। 0 से यहाँ तक आपके पास 7 सेकेंड तक है। वैसे 0 से 1 तक हमारे पास कुछ एवरेज वैल्यू तो है नहीं, 0 है, तो 1 to 7 भी कर सकते हो आप डायरेक्टली, है ना, या 0 to 7 कर सकते हो। टाइम पीरियड कितना है, t इक्वल टू 7 सेकेंड का। अब देखो एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वैल्यू हमेशा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, 1 अपॉन टोटल टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म 0 to t और ITDT, जो टाइम के साथ वेरी हो रही है ना। इसको हम जो है किस तरह से कैलकुलेट करें, ITDT अगर हमारे पास साइनसोइडल होती तो Im sin ओमेगा t dt, इस तरह से हम करते और एवरेज वैल्यू निकाल देते, लेकिन यहाँ पे जो है इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते। तो कैसे किया जाए, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक्चुअली इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है वो ये क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द साइकिल ऐसा बोलते हैं, या कर्व जो है हमारे पास एरिया अंडर द साइकिल। एरिया निकालो सिंपली और टोटल टाइम पीरियड का डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एरिया अंडर द साइकिल अपॉन टाइम पीरियड टोटल टी। तो एरिया कितना आएगा, देखो ये पॉजिटिव का एरिया है A1, ये हमारे पास नेगेटिव का एरिया है A2, और ये A3। टोटल एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, तीनों को जोड़ दीजिएगा अपॉन टोटल टाइम। पॉजिटिव वाला A1 वाला एरिया कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू ये जो लेंथ है, ये हमारे पास विड्थ है, ये कितना है हमारे पास 2 सेकंड का, 1.5 इंटू 2, ये A1 हो गया। प्लस हमारे पास सेकंड जो रहेगा A2 कितना रहेगा, माइनस में है 2 -2 इंटू विड्थ, इसका भी 2 सेकंड का है हमारे पास इंटू 2, और प्लस A3 हमारे पास इसका विड्थ 1 सेकंड का है और हाइट 1 की है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल टाइम पीरियड 7 सेकंड, ये हो जाएगा 3 -4 + 1 अपॉन 7, 4 - 4 0/7, दैट इज द 0 एम्पियर। एवरेज वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। वैसे भी एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है हमारे पास कि पॉजिटिव साइड में जितना एरिया है उतना ही नेगेटिव साइड में एरिया है। ओवरऑल कंप्लीट साइकिल के लिए हमारे पास जो है एवरेज वैल्यू 0 होती है। जैसा ऐसा हमारे पास कंसेप्ट ऐसा भी होता है, साइनसोइडल वेव का कंप्लीट साइकिल का जो एवरेज वैल्यू होता है ना, वो भी 0 होता है, क्योंकि पॉजिटिव साइड का जो एरिया होता है वही नेगेटिव साइड का एरिया होगा, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू 0 होता है। लेकिन हम जो कैलकुलेशन करते हैं ना, उसमें एवरेज वैल्यू जो है हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं ना, वो हमारे पास जो है अलग अलग रहती है। ठीक है, वो हमारे पास अलग अलग रहती है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ या नेचर ऑफ वेव फॉर्म, वो अलग अलग आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। हाफ साइकिल का यहाँ पर तो कोई कंसेप्ट है नहीं, यहाँ पर बोला था 1 to 7 सेकंड का, तो हमें वैसा ही चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा प्लीज। व्हाट आर द अननोन करंट I5 एंड I3, यहाँ पर हमारे पास ये देखना है फॉर द सर्किट शोन बिलो। आप वीडियो के साथ अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि आपके कंसेप्ट किस तरह से क्लियर हो रहे हैं, या फिर कोई डाउट है तो तुरंत सॉल्यूशन हो जाए। यहाँ पर हमारे पास जो रहेगा, ये क्वेश्चन बेसिक हमारे पास KCL से रिलेटेड है, तो उसके कंसेप्ट अगर आप यूज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, ये नोड A है, मतलब नोड सेम है, इसको डिफरेंट तरीके से शो किया गया है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं। एक सिंपल कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए ऐसा आपको अलग अलग लोकेशन से होगी कि ये सेम नोड है, नोड A है। ठीक है, यहाँ से जो भी करंट आएगी वो हमारे पास जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक 10 एम्पियर है, तो इधर 5 एम्पियर जा रही है, तो हमारे पास इधर 5 एम्पियर आएगा। यहाँ पे फिर आगे जाके दो पार्ट में डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ पे कितना होगा हमारे पास करंट डिवीजन अकॉर्डिंग, यहाँ पर 2 एम्पियर आ जाएगा, मतलब I5 हमारे पास 2 एम्पियर आ गया। ठीक है,
दूसरी बात, यहाँ से 5 एम्पियर जो करंट है ये भी दो पार्ट में आगे जाएगी। यहाँ पे दे दिया गया हमारे पास 4 एम्पियर, तो बाकी बची हुई 1 एम्पियर करंट कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। मतलब I3 हमारे पास 1 एम्पियर आ गया। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में 3 एंड 2 एंड 1 या 1 एंड 2 ऐसा कर देते हैं तो आंसर गलत हो जाता है ना। आपको देखना है कि क्या रेस्पेक्टिवली पूछा, I5 एंड I3। तो I5 एंड I3, I5 पहले आप देखोगे, I5 आपके पास कितना है 2 एम्पियर और I3 है 1 एम्पियर, सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। व्हाट इज द करंट डिलीवर्ड बाय 10 वोल्ट सोर्स, यहाँ से जो करंट डिलीवर कर रहे हैं इन द सर्किट शोन बिलो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको दो तरीके से कर सकते हैं हमारे पास, लेकिन इसको करिएगा जरूर जिससे कि आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो सके। एक तो मैश से भी कर सकते हो, I1 I2 I3 तीन मैश कंसीडर कर सकते हो, या फिर नोडल लगा के VAB VA VB VC। नोडल वाला थोड़ा सा हमारे पास जो है लेंदी रह जाएगा। कैसे? क्योंकि मैथ्स में हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन बनती है। अगर मैं आपको बताऊं, एक तरीका सिखाएंगे हम यहाँ पर कि डायरेक्ट इक्वेशन मैथ्स में कैसे बनती है, वही हम अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सीखने की कोशिश करिएगा। डायरेक्ट इक्वेशन कैसे बनती है, यहाँ पर हमारे पास जो भी नेट वोल्टेज होता है फर्स्ट लूप में, सेकेंड लूप में और थर्ड लूप में, नेट वोल्टेज का मतलब अगर दो वोल्टेज सोर्स आ जाए और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं तो फिर उन दोनों का डिफरेंस निकलता है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए करंट भेज रहे हैं तो उन दोनों का एडिशन होता है। V = IR का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है तीन लूप है, तो R11 R12 R13 R21 R22 और R23। फिर उसी तरह R31 R32 और R33, है ना। और यहाँ पर जो करंट रहेगी वो क्या रहेगी, I1 I2 और I3, इस तरह से रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो जरा प्लीज, यहाँ पर हम लूप लगाते हैं। नोडल से भी आप ट्राई करिएगा। ये I1 है, ये हमारे पास I2 है और ये हमारे पास जो है I3 है। इस तरह से ये तीन लूप हो गए। अब इसकी डायरेक्ट इक्वेशन कैसे आती है वो देखिए जरा प्लीज। सबसे पहले तो हमारे पास V1 फर्स्ट लूप में जो सोर्स है उसकी वैल्यू 10 वोल्ट का सोर्स है। सेकेंड लूप में कोई सोर्स नहीं है तो 0 लिख देते हैं। थर्ड लूप में जो सोर्स है वो 20 वोल्ट का है। डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको इन सारी वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, सोर्स की वैल्यू को। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लेंगे वो देखते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास इस तरह से लेते हैं। ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये सेल्फ लूप की टोटल रेजिस्टेंस होता है। सेल्फ लूप का मतलब 5, 8 और 20, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास जो हो गया 13 + 20, हमारे पास यहाँ पर हो गया 33 ओम। ठीक है, ये हो गया सेल्फ लूप का, फर्स्ट लूप का। सेकंड लूप का टोटल रेजिस्टेंस 10 + 20 + 25, हमारे पास ये हो जाएगा 30 + 25, दैट इज द 55। फिर हमारे पास 4 + 8 + 10, दैट इज द 12 + 10, हमारे पास 22 हो गया। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट आ गए। अब जो है R12 का मतलब वन फर्स्ट लूप और सेकंड लूप के बीच का रेजिस्टेंस, वन फर्स्ट लूप और थर्ड लूप के बीच का रेजिस्टेंस, मतलब R12 जो होगा वही R21 होगा, R13 जो होगा R31 भी वही होगा, R23 जो होगा R32 होगा। 2 या 3 के बीच में या 3 और 2 के बीच में। अब ये देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या कनेक्टेड है। 20 ओम कनेक्टेड है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में 20 ओम कनेक्टेड है। सेकंड और थर्ड के बीच में क्या कनेक्टेड है हमारे पास, सेकंड और थर्ड के बीच में 10 ओम कनेक्टेड है, ये 10 ओम। और फर्स्ट और थर्ड के बीच में 8 ओम कनेक्टेड है। अब ये जो आपने नॉन डायगोनल एलिमेंट लिए इनका साइन जरूर चेक कर लेना। +8 आएगा कि +20 आएगा कि -10 आएगा, ये कैसे चेक करोगे। अगर ये जो बीच का एलिमेंट है उसमें दोनों करंट जो है, दोनों लूप की जो करंट जा रही है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वो साइन कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। मतलब 20 तो प्लस का रहेगा। I3 और I2 ये भी एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये भी 10 ओम भी जो है वो पॉजिटिव रहेगा। I1 इधर जा रही है, I3 इधर जा रही है 8 ओम के लिए, तो 8 ओम के लिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की करंट है, इसलिए यहाँ पर जो है माइनस साइन आ जाएगा। अब इस से आपके पास तीन इक्वेशन आ गई, 33I1 + 20I2। इसको एक बार सीखने में टाइम लगता है, बाकी जो है फटाफट कर सकते हैं। 0 = 20I1 + 55I2 + 10I3 और 20 = -8I1 + 10I2 + 22I3। ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई। सिंस यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन रहेगी तो इसको आप तीन इक्वेशन को सॉल्व करके
I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आएगा नोडल से भी कर सकते हैं। नोडल में क्या होता है, आपको नोडल एनालिसिस करना ही पड़ेगा, इस तरह से डायरेक्ट इक्वेशन नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर भी 3 नोड बनेंगे, VA, VB, VC। अगर 2 नोड बनते तो थोड़ा सिंपल होता है, वहां पर भी 3 नोड बनने वाले, यहाँ पर भी 3 लूप बनने वाले। तो इसकी बजाय तो मैथ्स की जो डायरेक्ट इक्वेशन आ रही है उसको यूज करो, उससे जो है हमारे पास ज्यादा फास्ट तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा प्लीज। द फॉलोइंग सर्किट शोन इन द फिगर हैज ए वोल्टेज सोर्स एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। अब इसमें आगे पूछा है व्हाट इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल या एट द टर्मिनल ए एंड बी। यहां पर हमें देखना है कि आरटीएच कैलकुलेट करना है। आरटीएच कैसे कैलकुलेट करें बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। एक बात ध्यान रखिएगा, आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए हमेशा दो चीजें ध्यान रखनी होती है। क्या? पहला कि सर्किट को देखिए, सर्किट विदाउट डिपेंडेंट सोर्स है या विद डिपेंडेंट सोर्स है ना। विदाउट अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो पहला रूल हमारे पास लग ही जाता है, जिसमें करंट सोर्स को इंडिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और फिर हम कैलकुलेशन कर देते हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ पे जब डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है तब हमारे पास इसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सर्किट में हमेशा यही चीज का ध्यान रखना होता है कंपटीशन एग्जाम में कि विच मेथड इज द फास्टर एंड एक्यूरेट। सर्किट में आपको हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए, डेली थोड़ा बहुत 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है यही देखना है कि जब डिपेंडेंट सोर्स है 9i दिया हुआ है, इधर आई जा रही है, ये i 9i जो है इसकी वैल्यू जो है इस ब्रांच में जो आई जा रही है उस पर डिपेंड कर रही है। इस केस में 3 तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका जो होगा उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड में जैसे हमारे पास 1 एम्पियर का यहाँ पे एक सोर्स लगाते हैं और Vs इन टर्मिनल के बीच में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका हमें क्या बताता है कि रेजिस्टेंस इन एट द टर्मिनल A एंड B दैट इज द RTH विल बी द रेशियो ऑफ Vs एंड Is। Vs अगर हम कंसीडर नहीं करें और 1 एम्पियर कंसीडर करते हैं तो Vs कैलकुलेट कर दो। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका यही होगा, RTH जो कैलकुलेट करते हैं Vs अपॉन Is, उसमें जो है Vs 1 वोल्ट मान लेते हैं और Is को कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, जो सबसे बढ़िया मेथड मुझे लगता है वो हमारे पास क्या रहता है, VTH अपॉन IN इज दैट इज द शॉर्ट सर्किट करंट एट सीन एट द टर्मिनल A एंड B। पहले और दूसरे मेथड में हमारे पास जो डिपेंडेंट सोर्स है, सॉरी इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स के केस में ये 3 मेथड है। इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको आप हटा देंगे, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें हमें कुछ भी नहीं हटाना होता है, ये सबसे बढ़िया मेथड यही लगता है। लेकिन ये मेथड तभी यूज करना है जब आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छा हो, अदरवाइज रॉन्ग आंसर ले आओगे। हालांकि हम इस मेथड को भी करेंगे और इसको भी करते हैं, हम इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से एक कर लेते हैं और थर्ड वाला कर लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सीखने को मदद मिले कि मेन एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम फास्टर वे से कैसे कैलकुलेट करें, वो हमारे पास देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पहला वाला मेथड देखते हैं। तो इसमें 1 एम्पियर का सोर्स लगा दें और Vs कैलकुलेट करें और इंडिपेंडेंट सोर्स को हमें हटाना है, मतलब 10 वोल्ट को आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। आई हमारे पास यहाँ पर फ्लो हो रही है, यहाँ पे जा रही है I1, यहाँ पे आ गई 1 एम्पियर, यहाँ पे 9i, यहाँ पे जाएगा 9i प्लस 1 और यहाँ पे I1 इक्वल टू हो जाएगा I प्लस 9i प्लस 1 दैट इज द 10i प्लस 1। तो पहला हम तरीका लगा रहे हैं 10i प्लस 1, I1 इक्वल टू आ गया 10i प्लस 1। और इस Vs की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 200 इंटू I1 दैट इज द 200 इंटू 10i प्लस 1, ये रहेगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा, ये Vs की वैल्यू आ जाएगी। अब इस I को कैसे कैलकुलेट किया जाए ये देखना है हमारे पास। इस I को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इस I को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लूप लगाते हैं, चलो यहाँ पे लूप लगाते हैं, ठीक है। लूप के लिए इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, I की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं सो दैट Vs निकल जाए। लूप लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस,
माइनस 2000i माइनस 200i1 दैट इज द माइनस 200i1 की वैल्यू है 10i प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 4000i और ये हो जाएगा इक्वल टू 200। आई की वैल्यू जो आएगी 200 अपॉन 4000, ये आ गया 2/40 मतलब 1/20। ये आई की वैल्यू आई। इस आई की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो वीएस की वैल्यू आ जाएगी। वीएस कितना आ जाएगा 200 इंटू 10 इंटू 1/20 प्लस 1 दैट इज द 1.5 इंटू 200। ये आई जो रहेगा ये नेगेटिव में हमारे पास माइनस 1/20, यहाँ रख देते हैं नेगेटिव माइनस 200 to minus 0.5 plus 1 that is the 200 into 0.5 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ रख देंगे जहां से हमने स्टार्ट हुए थे 100/1 that is the 100 ohm will be the right answer। ये हमारे पास एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड हमारे पास क्या रहेगा, थर्ड वाला मेथड देख लेते हैं जिसमें VTH और IN के हिसाब से करते हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छे कंसेप्ट होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखते हैं मेथड थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे, सीखने की कोशिश करिएगा। विद डिपेंडेंट सोर्स, इसमें कोई भी सोर्स हमें हटाने की जरूरत नहीं होती। थर्ड मेथड में सिंपली VTH निकालना है। VTH कैसे निकालोगे, सबसे पहले इट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज सीन एट द टर्मिनल A एंड B। यहाँ से करंट 9i है, यहाँ से I आएगी, यहाँ पे कौन सी जाएगी 10i जाएगी। तो VTH क्या होगा, यहाँ पे जो 200 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही VTH होगा। VTH 200, इसमें से जो करंट जा रही है दैट इज द I 10i और कितना हो गया 2000i। इस I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लूप यहाँ लगा दो। लूप क्या होगा 10 माइनस 2000i माइनस 200 इंटू 10i मतलब 2000i। इस I की वैल्यू जो रहेगी हमारे पास ये आ जाएगा I इक्वल टू 10/4000। ठीक है, अब ये हम वैल्यू यहाँ रख देंगे 2000 इंटू 10/4000, ये हमारे पास कितना रहेगा 2 टाइम्स दैट इज द 5 वोल्ट। तो VTH 5 वोल्ट आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है नॉर्टन करंट। VTH और IN का रेशियो। नॉर्टन करंट इट इज द शॉर्ट सर्किट करंट सीन एट द टर्मिनल A एंड B। जब आप शॉर्ट सर्किट करेंगे ना, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करेंगे तो डिपेंडेंट सोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। मतलब ये शॉर्ट हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो भी आई आएगी वो सारी की सारी इसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, मतलब एक टर्मिनल बन गया। और यहाँ से 9i आएगी, यहाँ पे कितनी जाएगी 10i जाएगी, मतलब नॉर्टन करंट यहाँ पे जो दो A और B टर्मिनल के बीच में जाएगी वो 10i आएगी। और इस केस में I की वैल्यू क्या रहेगी, लूप लगाएंगे सिंपली, ये आउटर वाला करंट सोर्स कभी भी लूप में लेते नहीं है, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2000i, वो हमारे पास I इक्वल टू हो जाएगा 10/2000। ठीक है, तो 100/2000 ये हमारे पास आ जाएगा IN नॉर्टन करंट। कुल मिला के 1/20 एम्पियर आएगा। अब हमारे पास जो है यहाँ पर देखते हैं RTH कितना आएगा। RTH आ जाएगा VTH अपॉन IN, थर्ड वाला मेथड है, और थर्ड वाले मेथड में 5 अपॉन 1/20 दैट इज द 100 ओम, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो थर्ड वाला मेथड मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे ये सूटेबल रहता है, क्योंकि इसमें कई एलिमेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एन एक्सपेरिमेंटल circuit shown in the figure has below the variable resistance RL। RL variable है which is adjusted to the value of load resistor 10 as 10 ohm। इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करके 10 ओम कर दिया गया। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड पावर, यहाँ पे लोड में जो पावर जा रही है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम लोड पावर, जब एक तो सिंपल कंसेप्ट समझिए, इट इज नॉट द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, बिकॉज क्योंकि RL को RTH के बराबर रखते या सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर रखते तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती, तब आप जो है डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते VTH²/4RTH, तब आंसर आ जाता है। लेकिन इसको एडजस्ट करके 30 ओम नहीं करके 10 ओम ही किया है, तो बताओ कितना जाएगा। तो भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं, IL निकालो, VS/RS प्लस RL। IL निकाल के लोड पावर क्या होगी IL² RL, यही करना हमें। IL 10/30 प्लस
10 दैट इज द 10/40 1/40 एम्पियर, सॉरी 10/40 मतलब 1/4 एम्पियर, ये IL आ गई। 1/4 मतलब 1/16, 1/4 का स्क्वायर, RL कितना है 10, तो 10/16 आपके पास वाट आ गया। 10/16 कितना हो जाएगा 0.625 वाट या फिर 625 मिलीवाट, ऐसा आप लिख सकते हैं। सो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये गलती मत करना कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा दो। ठीक है, मैक्सिमम लोड पावर कैलकुलेट करनी है इन द कंडीशन कि लोड रजिस्टर 10 ओम तक सेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज। इन द सर्किट शोन बिलो सोर्स वोल्टेज इज 100 वोल्ट, ठीक बात है, ई जो है 100 वोल्ट दिया हुआ है। रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस इज 10 किलो ओम, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 10 किलो ओम है। कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.0005 माइक्रोफैराड। In how much time can the capacitor voltage be discharged to 5 volt? After the switch position turn to position 3, पहले मान लीजिए कि ये स्विच जो है फर्स्ट पोजीशन में था और कैपेसिटर पे ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आ जाएगा 4t लेस देन 0। t लेस देन 0 के लिए अगर स्विच पोजीशन जो है फर्स्ट पे है, स्विच की पोजीशन, और उस कंडीशन में ओपन सर्किट वोल्टेज जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 100 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि t लेस देन 0 के लिए स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं और 100 वोल्ट आ जाएगा। अब ये 100 वोल्ट जो है ये घट के कितना हो जाए हमारे पास 5 वोल्ट आ जाए, इस तरह से घटेगा जब डिस्चार्ज होगा। जब आप इसको फर्स्ट पोजीशन से थर्ड में ले आओगे कोई सोर्स तो बचेगा नहीं, कैपेसिटर अपनी सारी चार्जिंग को डिस्चार्ज करेगा किसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, तो 100 से कितना आएगा 5 वोल्ट तक आएगा, मतलब 95% डिके हो जाएगा, है ना, 95% डिके हो जाएगा। 95% ये हो गया फाइनल वैल्यू का 95%। अल्टीमेटली आप जैसे कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं उसमें 98% तक आने में जो टाइम लगता है दैट इज द सेटलिंग टाइम, वो कितना होता है 4 टाइम ऑफ टाइम कांस्टेंट। उसी तरह 95% तक आने में जो टाइम लगेगा ना इससे थोड़ा कम लगेगा, 98% तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, 95% तक आने में कम टाइम लगेगा, दैट इज द 3 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। यही हमें कैलकुलेट करना है। आप वैसे ये फॉर्मूला लगाओगे VCT इक्वल टू VC नॉट प्लस VC infinity प्लस VC नॉट माइनस VC infinity e रेज टू माइनस टी बाई टी टाइम कांस्टेंट, उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ये याद होना चाहिए जिससे कि आपके पास यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सके। टी क्या है, टाइम कांस्टेंट है। व्हेन टी ग्रेटर देन 0 सर्किट, तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, आर और सी का प्रोडक्ट, जो जैसे हमारे पास क्या होगा 10 किलो, और सी क्या है हमारे पास 0.005 माइक्रोफैराड, दैट इज द 10⁻⁻6। ये आ जाएगा हमारे पास 10⁴, 10⁻⁻2, और यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास 3 × 10.005 × 10⁻²। इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा हमारे पास। वन पॉइंट 5 मिली सेकेंड, 1.5 मिली सेकेंड, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आ रहा है 1.5 मिली सेकेंड, 0.005 है ना, तो ये आ जाएगा 0.15 मिली सेकेंड, 0.15 मिली सेकेंड। इसको आप लिख सकते हो 150 माइक्रो सेकेंड, क्या लिख सकते हैं 150 माइक्रो सेकेंड। डी विल बी द राइट आंसर। एक बार कैलकुलेशन में थोड़ा चेक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टार कनेक्टेड जनरेटर इज टू बी डिजाइन टू सप्लाई ए 20 किलो वोल्ट 3 फेज लाइन। ठीक है, 3 फेज लाइन वोल्टेज 20 किलो वोल्ट दिया हुआ, लाइन करंट 10 एम्पियर, लीडिंग या लैगिंग पावर फैक्टर हमारे पास क्या दिया हुआ है cos 5.8, और आपको रिएक्टिव पावर कितना सप्लाई किया जाएगा स्टार कनेक्टेड जनरेटर के लिए वो बताना है। रिएक्टिव पावर अगर 3 फेज का केस है तो √3 VL IL cos फाइव ऐसा लिखते हैं, और रिएक्टिव पावर आपको निकालनी है तो √3 VL IL sin फाइव। कभी कभी बुक्स में आप देखते हैं फॉर्मूला 3 के केस में लिखा जाता है 3 VI cos फाइव, उसमें आप ध्यान रखना ये 3 तभी लगाते हैं मल्टीप्लाई में जब आपके पास लाइन वैल्यू नहीं, कौन सी वैल्यू, फेज वैल्यू। अगर फेज वैल्यू हो तब आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, अदरवाइज लाइन वैल्यू हो तो √3 से मल्टीप्लाई करिएगा। कई स्टूडेंट में ये भी कंफ्यूजन रहता है
अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते तो सीखने की कोशिश करिए। तो हमें रिएक्टिव पावर निकालनी है, √3, लाइन वोल्टेज है 20 किलो वोल्ट, लाइन करंट है 10 एम्पियर और साइन 5 इसका आ जाएगा 0.6, है ना। ये आप कैलकुलेट करिएगा कितना आता है। ये हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज द 207.84 kVAR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है लेकिन आंसर बहुत सिंपल है। ए क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ पीसीबी बोर्ड, है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग लेंस लीड्स होना चाहिए, टू कंडक्टिंग लीड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक बोर्ड। यहाँ पे लीड 1 है और लीड 2 है ना, डाइलेक्ट्रिक बोर्ड पे। shown in the figure the three conductor system characterized by a partial capacitance scheme। यहाँ पे कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। फॉर द मल्टीपल कंडक्टर सिस्टम व्हाट इज द कैपेसिटेंस मैट्रिक्स। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये आपके पास बना हुआ है, ये इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है कैपेसिटेंस का। लेकिन कैपेसिटेंस मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आंसर है। कैपेसिटेंस मैट्रिक्स बनाने के लिए सिंपली क्या करना होता है, दो नोड है, नोड 1 और नोड 2 और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मतलब 2/2 की हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, C11 C12 C21 C22 ऐसा बनेगा। C11 और C22 होंगे वो इन दोनों का एडिशन होगा। फर्स्ट नोड पे क्या कनेक्टेड है, 6 और 2 दैट इज द 8 नैनोफैराड। डायगोनल एलिमेंट पहले निकालते हैं। और C22 जो होगा वो सेकंड नोड पे कनेक्टेड कैपेसिटेंस है, उनका सम होगा 2 और 3 5। हमारे पास जो है ये आ जाएगा नैनोफैराड। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें ये 2 नैनोफैराड आएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का आएगा, -2। ये कैपेसिटेंस मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं। तो 1 और 2 के बीच में हमारे पास 2 नैनोफैराड है, उसको माइनस में लगा देते हैं। सो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आंसर होगा, डी। हालांकि इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ जो है आपके सॉल्यूशन में दिया हुआ है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन ए 2 वाट मीटर मेथड अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। 2 वाट मीटर मेथड प्रोड्यूसेस वाट मीटर रीडिंग P1 and P2 equal to 2500 watt when connected to delta connected load। what is the per phase reactive power if the line voltage is 220 volt। वाट मीटर 2 वाट मीटर मेथड यूज कर रहे हैं और रिएक्टिव पावर आपको कैलकुलेट करनी है, पर फेज रिएक्टिव पावर, ध्यान रखिएगा। जब हम सिंपली 2 वाट मीटर मेथड यूज करते हैं तो एक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, P1 प्लस P2 या W1 प्लस W2 ऐसे करते हैं। टोटल हमारे पास 3 फेज की जो पावर आती है, उसी तरह 3 फेज की जो रिएक्टिव पावर आती है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है √3 P1 माइनस P2 या W1 माइनस W2। अब हम जो है 3 फेज की निकाल दें, फिर पर फेज की हम बाद में निकाल देंगे। तो √3 P1 कितना है 1500, P2 कितना है -2500। नेगेटिव आए उससे कोई मतलब नहीं है ना। √3 इंटू 1000 ये आ गया हमारे पास 3 फेज का। लेकिन हमें चाहिए पर फेज में। पर फेज में क्या होता है, पर फेज में लाइन रिएक्टिव पावर अपॉन √3, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला रहेगा √3 VLIL cos phi इस तरह से रहेगा, उसमें आप जो है इसका या 3V फेज आई फेज cos phi ऐसा यूज करोगे तो 3 से डिवाइड करना है। और अगर यहाँ पे तो 3V फेज आई फेज cos phi है ना, तो उससे आपको 3 से डिवाइड करना है, √3 से नहीं, 3V फेज आई फेज cos phi। तो आप जो है सिंगल फेज का निकालना चाहते हैं, डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। तो √3 इंटू 1000 अपॉन 3 ये आ जाएगा 1000 बाई √3, ये आ जाएगा 577.3 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव VAR। So what will be the right answer? C will be the right answer. Next question देखते हैं जरा। A three-phase balance star connected motor draws real power मतलब active power कितना 5.6 किलोवाट। Line voltage is 220 volt. Line current is 18.2 एम्पियर और अप्रोक्सीमेट पावर फैक्टर बताना। सिंपली लाइन वैल्यू दी हुई है पावर की, कभी भी 3 फेज का है तो लाइन वैल्यू ही यूज करिए, वो बेटर रहता है। VLIL cos phi, हमें cos phi कैलकुलेट करना है। cos phi क्या होगा, cos phi इक्वल टू P अपॉन √3 VLIL, दैट इज द 5.6 मतलब 5600 वाट, √3 220 इंटू 18.2
ये कैलकुलेट करिएगा कितना आएगा 0.8075, बी विल बी द राइट आंसर 0.807। मोटर है, रियल पावर ड्रॉ कर रही है, 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड, तो अगर पावर फैक्टर का नेचर देखना है तो लैगिंग कंसीडर करिए, ठीक है। जब तक कि मेंशन नहीं है कि सिंक्रोनस मोटर है, ओवर एक्साइटेड कंडीशन में है, तो फिर बात अलग होगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A circuit composed of series combination of sinusoidal voltage source, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। A resistance and 30 मिली हेनरी इंडक्टर, रेजिस्टेंस 500 ओम, साथ में इसमें एक इंडक्टर है 30 मिली हेनरी का, L की वैल्यू है 30 मिली हेनरी, और यहां पे आपके पास अननोन इंपीडेंस ZL कनेक्टेड है, बी टर्मिनल पे अननोन इंपीडेंस ZL कनेक्टेड है। यहाँ पे इस ZL की वैल्यू बतानी है इफ द सोर्स डिलीवर मैक्सिमम एवरेज पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। इस ZL की वैल्यू क्या होगी, ये जो ZS होगा या ZTH होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तभी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। यही हमारे पास कंसेप्ट है, AC सप्लाई है तो ZL इक्वल टू ZS कॉन्जुगेट। पहले ZS तो कैलकुलेट कर ले, ZS क्या होगा RS प्लस JXL या JXS। RS तो हमें दिया हुआ है 500 J ओमेगा L, है ना। ओमेगा कहाँ से ले आए, और L तो हमें दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ है, L हमारे पास 30 मिली हेनरी। ओमेगा कहाँ से ले आए, ये हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, Vm cos ओमेगा t प्लस थीटा, ये तो ओमेगा 100 आ गया, और 100 इंटू L कितना है 30 मिली हेनरी, मतलब 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 500 प्लस J3। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दैट इज 500 प्लस J3, ये हमारे पास रह जाएगा 500 माइनस J3 ओम। दिस लोड इम्पीडेंस will be responsible for the delivering maximum power from source to load। तो क्या आंसर आ जाएगा, C will be the right answer 500 minus J3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one of the measurement से related कुछ questions है। Which one of the following is used to protect the standard cell and galvanometer against overcurrent। गैल्वेनोमीटर आपके पास जैसे हम एक डायग्राम देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर किस तरह से रहता है, इस तरह से आपके पास एक मीटर रहता है। एक कुल मिला के बात ये कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। कब डिफ्लेक्शन होता है, जब इसमें से करंट फ्लो होती है, तो ये रोटेटिंग कॉइल जो है पॉइंटर को मूव करती है, ठीक है। ये इसको एक्चुएटर भी बोल सकते हैं, एक तरह से मोटर का कंसेप्ट या मोटर का प्रिंसिपल आप यहाँ पर अप्लाई कर। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इसमें जो है स्टैंडर्ड सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो है यहाँ पर क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, अगेंस्ट ओवर करंट। ओवर करंट के लिए आपको इसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसके गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट इसके सीरीज में जो आने वाली करंट है हाई, उसको रिड्यूस किया जा सके। ये रेजिस्टेंस इन सीरीज, सी विल बी द राइट आंसर। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, तो फिर जो है हम इसके पैरेलल में एक डैम्पिंग रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। डैम्पिंग रजिस्टर क्यों लगाते हैं, सो दैट डैम्प आउट हो सके। क्या डैम्प आउट हो सके, कि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तब हमारे पास रेजिडुअल या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो भी करंट डेवलप होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो करंट डेवलप होगा, या फिर जो इसका ऑपरेशन होगा उसको डैम्प आउट किया जा सके, तो उसके लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम डैम्पिंग रजिस्टर कनेक्ट करते हैं इसके पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। अगला क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पोटेंशियोमीटर एक लीनियर भी हो सकता है, रोटरी पोटेंशियोमीटर होता है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत बढ़िया है। इसका कंसेप्ट यही है कि इसमें रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। R इजिकल टू रो एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R बाई एल इक्वल टू रो बाई ए। रो बाई ए रो रेजिस्टिविटी, ए एरिया है, इट इज द कांस्टेंट। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहता है RL, पर यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है। मैं केवल कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आगे आने वाले दो क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, तो हम क्वेश्चन कर लेंगे। एक तो ये बात है, दूसरा क्या, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे आपके पास वोल्टेज भी बढ़ता है। कैसे, V इजिकल टू आई आर, है ना, या E इजिकल टू आई आर ऐसे लिख दो। तो अगर लेंथ कम है, R इजिकल टू रो एल बाई ए, अगर लेंथ कम है
तो वोल्टेज का लेवल भी कम होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ या वोल्टेज जो आएगा वो आपके पास कैसे आएगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रेजिस्टेंस भी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो लेंथ पे ही सारा कंसेप्ट है। अब पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, अगर आई मिल जाए तो इन सब के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, इन सब के लिए मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। पर एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास पहले से नॉन वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, इसमें पॉइंटर नहीं होता, इट इज नॉट डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमारे पास जो है कंपेयर बेस पे, कंपैरिजन बेस पे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो भी अननोन पार्ट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लो रेजिस्टेंस अंडर टेस्ट इज 0.4 वोल्ट। कोई भी लो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो हुआ है, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो 0.4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट केस है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 0.1 ओम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज, सेकंड केस में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है आपके पास, उस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को एस से शो कर देते हैं और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 1 वोल्ट आ रहा है। व्हाट इज द पावर लॉस इन अननोन रेजिस्टेंस, इस अननोन रेजिस्टेंस में, लो रेजिस्टेंस है, इसमें कितना पावर लॉस होगा ये बताना। कैसे कैलकुलेट करें, पहले तो हम जो है इसमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है कितनी वो तो कैलकुलेट कर दें। इसकी वैल्यू 0.1 ओम है, 0.1 ओम पे 1 वोल्ट आता है, मतलब ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मान लीजिए कुछ भी है, ये 0.1 ओम का है और उसमें 1 वोल्ट पूरा आता है। अगर आपके पास कोई लो रेजिस्टेंस है उसमें 0.4 वोल्ट शो कर रहा है, मैंने आपको बताया कि जितना वोल्टेज है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस भी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो लेंथ वोल्टेज ड्रॉप घट रहा है, 1 वोल्ट से 0.4 वोल्ट आ रहा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी घटेगी, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके। तो रेशियो ले लो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का, तो आर लो इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.4/1 और ये इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 0.1 दैट इज 0.04 ओम, कितना आ जाएगा, 0.04 ओम आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं पावर लॉस। अब ये पावर लॉस कैसे होगा, सिंपली आई की वैल्यू कैलकुलेट कर दो किसी भी फॉर्मूले से, 0.4/0.04 कर दो या 1/0.1 कर दो, करंट तो इस लीनियर पार्ट में वही जाने वाली है ना, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन करंट, और छोटे से पार्ट में हमें देखना है तो पॉइंट आई स्क्वायर आर, पावर जो होगा आई स्क्वायर आर होगा इस छोटे से पार्ट में, या फिर जो करंट है वो तो सीरीज में सेम रहेगी, 0.4/0.04 दैट इज द 10 एम्पियर, 1/0.1 10 एम्पियर, 10 का स्क्वायर 100, और इस छोटे से पार्ट में हमें देखना है कितना पावर लॉस होगा, अननोन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 0.04, 100 इंटू 0.04, ये हमारे पास आ गया 4 वाट, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियोमीटर, इस सेशन का अभी पोटेंशियोमीटर के बेस पे ये क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर इज द यूजुअल बेसिस फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, अमीटर एंड वाटमीटर, ठीक है, कैलिब्रेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू अगर आपके मान पहले से मालूम है, कंपैरिजन बेस पे आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। कैलिब्रेट का मतलब ये आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू पहले से मालूम है, उसकी बेसिस पे दूसरा मीटर आपको डिजाइन करना है, तो कैलिब्रेशन करते हैं। द पोटेंशियोमीटर मे नॉट बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, अभी तो करंट मेजर की है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पावर भी मेजर की हमने, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं लेंथ के हिसाब से, सो स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा होगा, वन ओनली ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, ये भी उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो पोटेंशियोमीटर का है। ईएसी में ऐसा होता है, किसी एक टॉपिक को ले लेते हैं तो 3-4 क्वेश्चन उसी टॉपिक पे आते हैं, अब वो टॉपिक वीक है तो फिर गड़बड़ हो जाती है सारी। A simple slide wire is used for the measurement of current in a circuit. Standard resistor 0.1 ohm के across voltage जो drop है of 0.1 is balanced at 75 सेंटीमीटर। कोई भी स्टैंडर्ड रजिस्टर है जिसकी लेंथ आपके पास 75 सेंटीमीटर है, ऐसे मान लेते हैं ये 75 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.1 ओम, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस में क्या है, what is the magnitude of current in the circuit if the standard cell EMF E is equal to 1.45 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हैं और बैलेंस ले रहे हैं 50 सेंटीमीटर पे, 50 सेंटीमीटर से ही डायरेक्ट कनेक्शन आप कर रहे हैं,
यहाँ पर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर तक ही ले आए, तो जो भी करंट जाएगी I इक्वल टू V बाई आर, जो भी 50 सेंटीमीटर तक आपके पास जो रेजिस्टेंस अवेलेबल होगा वही होगा। I जो है E बाई आर लिख दो 1.4, और 50 सेंटीमीटर तक रेजिस्टेंस कितना अवेलेबल होगा, अगर 75 सेंटीमीटर पे 0.1 ओम है तो 50 सेंटीमीटर पे क्या होगा, लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो अननोन रेजिस्टेंस है आर अननोन लिख देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 50 सेंटीमीटर, जो नॉन है वो कितना है 0.1 ओम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 75 सेंटीमीटर लेंथ। रेशियो ले लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस आपके पास इसकी 2/3 वैल्यू आ जाएगी, तो जो 2/3 वैल्यू आएगी 0.1 की, दैट इज द 0.0677, इस तरह से आपके पास आएगा, ये ओम आ गया 0.067 1.45 अपॉन 0.0, ये आ जाएगा लगभग 21 पॉइंट समथिंग, 21.7 एम्पीयर, ये ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन जो है पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मेगा ओम, मेगर, ये सारे यूज किए जाते हैं। केल्विन डबल ब्रिज मेथड इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, हाईली एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए, आपको थर्मल ईएमएफ के कारण मतलब अगर एरर आ रही है, या फिर जो है लीड वायर रेजिस्टेंस के कारण जो आपके पास एरर आ रही है, उसको खत्म करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस के लिए इसको हम नहीं प्रेफर करते हैं, डी विल बी द राइट आंसर। वैसे टेबल से भी आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से मेथड है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इंडक्शन, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारे सॉल्यूशन जो है आपके जो हमारी ऐप है, और उसमें ऑल इंडिया ईजी पेपर सॉल्यूशन है, फ्री फॉर ऑल है, वहां पर जाके इस पीडीएफ को रीड आउट कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, कभी रिवाइज करना हो तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, which one of the following which one of the following is intended for the rapid measurement of winding resistance of machines and transformer। देखो यहाँ पे दो केस होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ मशीन्स कितना होता है, मशीन्स में वाइंडिंग कौन सी होगी, जैसे सिंक्रोनस मशीन कंसिडर करो, आर्मेचर वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग होगी, डैम्पर वाइंडिंग होगी, यही होगा। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, रेजिस्टेंस तो बहुत कम रखा जाता है, कोशिश यही की जाती है। अब लो रेजिस्टेंस अगर आपके पास रहेगा, है ना, पॉइंट में अगर मशीन कंसिडर करते हो तो पॉइंट में आपके पास रेजिस्टेंस होगा, पॉइंट वैल्यू में। लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे, अगेन केल्विन डबल ब्रिज मेथड यूज करोगे। देखो एक ही कंसेप्ट से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, ये में ऐसा होता है, ठीक है, इसीलिए ये में तो कोई कंसेप्ट छोड़ के ही नहीं जाना होता है, और यही सेम पैटर्न अब जो है दूसरे एग्जाम में भी अप्लाई किया जा रहा है। लाइक जितने भी आप चाहे महा ट्रांसको की प्रिपरेशन कर रहे हो, महाजैनको, महा डिस्कॉम, या गुजरात बेस पे गेट को, जीएससीसीएल, पीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, या राजस्थान बेस पे जितने भी आप किसी भी यूपी, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट की, उसमें धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कंसेप्चुअल बेस किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ किसी भी क्वेश्चन को भले टाइम लग जाए, लेकिन कंसेप्चुअल बेस से जब फर्स्ट लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो, सेकंड लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो, तो कंसेप्चुअल बेस अप्रोच से ही गुजरो। हाँ, वो बात अलग है कि जब आपके पास फर्स्ट टाइम हो जाए, सेकंड टाइम हो जाए, फिर टाइमर लगा के प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन अगर इसमें ऐसा होता है, वाइंडिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस, एक वर्ड ऐड कर देते इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आता है ना, तो हमारे पास जो है हाई रेजिस्टेंस की मेथड होते हैं। हाई रेजिस्टेंस का मेथड दैट इज द डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, और मेकर मेथड आप यूज कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इज यूज्ड फॉर द मीडियम रेजिस्टेंस मेथड। अगर आपको जानकारी नहीं है तो लो रेजिस्टेंस की जो रेंज होती है दैट इज द लेस देन 1 ओम, मीडियम रेजिस्टेंस की जो रेंज होती है आपके पास 1 ओम से लेके कितना होता है कमेंट करके बताइएगा, और हाई रेजिस्टेंस की जो रेंज होती है वो भी बताइएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, हालांकि हम बता सकते हैं लेकिन पता तो चले कि यहाँ पर आप जो है इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज, ये हाईली सेंसिटिव, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हाईली सेंसिटिव, इसको भी आराम से समझिएगा। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट ए करंट एज लो एज 0.1 नैनो एम्पियर। हाँ, एक्चुअली गैल्वेनोमीटर कहाँ यूज होता है, जो जहाँ पर भी ब्रिज होते हैं वहां पे, जैसे
डीसी ब्रिज, जनरली डीसी ब्रिजेस में हमारे पास गैल्वेनोमीटर एज ए डिटेक्टर यूज होते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में एज ए डिटेक्टर इसको यूज किया गया है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बना देते हैं, PQRS। आर किधर भी रखो, इधर रखो, उधर रखो, ये PQRS। ठीक है, यहाँ पे जो डिटेक्टर लगा है ना वो गैल्वेनोमीटर लगा है। ठीक है, हर एक आर्म में, ब्रिज के हर एक आर्म में जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम है, तो सारे हम आर ही मान लेते हैं ना, जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, सबको आर कंसिडर कर लेते हैं, सभी 1 किलो ओम के, तो इसका मतलब बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 0 आएगा, शो नहीं करेगा, डिटेक्ट नहीं करेगा सभी रेजिस्टेंस अगर 1 किलो ओम के। द इनपुट वोल्टेज टू द ब्रिज इज 20 वोल्ट, ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट लगा है। Which is the smallest change in resistance which can be detected if the resistance of galvanometer, मतलब इस galvanometer का जो resistance होगा RG वो 0 ओम है, can be neglected compared to the internal resistance of the bridge। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए रेजिस्टेंस चेंज होके R प्लस डेल्टा आर हो जाता है, डेल्टा आर चेंज होता है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा क्योंकि ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा और ये डिटेक्ट करेगा। जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज आता है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए ओपन सर्किट वोल्टेज VTH, यहाँ पे जो ओपन सर्किट वोल्टेज है उसकी वैल्यू होती है E डेल R अपॉन 4R, है ना, ये रहता है जब इक्वल वैल्यू के सारे रेजिस्टेंस तब ये रहता है। तो ये VTH जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा R रहता है। यही हमें देखना है कि हमारे पास यहाँ पे 0.1 नैनो एम्पियर की मिनिमम करंट जा सकती है और ये कितना चेंज इन रजिस्टर जो है डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो करिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके, या फिर अगर लाइव देख रहे हैं तो साथ में कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर VTH कैलकुलेट कर देते हैं। एक्चुअली हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, हम हमारे पास एक VTH सर्किट बन जाए, ऐसे तो कैलकुलेशन हम कर नहीं पाएंगे, VTH यहाँ पे RTH निकल जाए और यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है ये लगा देते हैं, जिससे कि थोड़ा सर्किट सिंपल हो जाए। इस पूरे सर्किट का VTH RTH निकाल देते हैं। VTH हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। VTH कितना होगा, E डेल R, E मतलब 20 वोल्ट, 4R मतलब 4 1 किलो ओम के हैं सारे, और ये डेल्टा आर है, ये आ गया 20/4 5 डेल्टा आर, और कितना आ गया, मिली वोल्ट आ गया, ये किलो ओम में है तो इसलिए मिली वोल्ट आ गया। ठीक है, VTH की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद हमें RTH की वैल्यू निकालनी है। RTH में जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ना उसको जनरली कंसिडर नहीं करते हम जनरली इनका अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो ये R ही आएगा, हमारे पास 1 किलो ओम आएगा, ये लगभग हमारे पास 1 किलो ओम ही आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास इसका RTH निकालेंगे तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, फिर इसको ओपन करेंगे और जब शॉर्ट करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे 0.5, ये भी पैरेलल में हो जाएंगे 0.5, फिर वापस सीरीज में हो जाएंगे। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, इसको हम डेप्थ में नहीं जा रहे। अब ये 1 किलो ओम आ गया और ये डेल्टा आर की टर्म में आ गया 5 डेल्टा आर मिली वोल्ट की टर्म में। यहाँ पे जो करंट जा रही है वो नैनो एम्पियर में करंट जा रही है। ठीक है, आपको इस डेल्टा आर की वैल्यू बतानी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ही नहीं, IG जो होगी VTH अपॉन RTH प्लस RG तो 0 दे रखा है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है 1 नैनो एम्पियर, दैट इज द हमारे पास 0.1 नैनो एम्पियर, ये रहेगा 0.1 नैनो एम्पियर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, सिंपली सारी वैल्यू रख दो, 5 डेल्टा आर अपॉन 1 किलो ओम, इस तरह से, ये मिली वोल्ट में वैल्यू 10⁻³ में ले लो और इसको सॉल्व करो। यहाँ से आपके पास अननोन रेजिस्टेंस डेल्टा आर मिल जाएगा। ठीक है, इस डेल्टा आर की जो वैल्यू आ रही है आफ्टर द सॉल्यूशन वी आर गेटिंग कि हमारे पास 20 माइक्रो ओम आ रहा है। ठीक है, ये 20 माइक्रो ओम आ रहा है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। Which one of the following method is not used in the measurement of low resistance? अभी देखा था हमने, अब डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, वही कंसेप्ट वापस आ रहा है। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड हाई रेजिस्टेंस में यूज होता है। अमीटर वोल्टमीटर मेथड, इसके दो केस होते हैं, एक हमारे पास लो में यूज होता है, एक हाई में यूज होता है।
ठीक है, लेकिन इनको इनको जनरली मीडियम रेजिस्टेंस में यूज किया जाता है। पोटेंशियोमीटर और केल्विन डबल ब्रिज, तो इससे आप लो रेजिस्टेंस मेजर कर तो सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। हाँ, एरर जरूर आएगी, वो बात अलग है, लीड वायर रेजिस्टेंस के कारण एरर आएगी। पोटेंशियोमीटर में अभी हमने देखा था लो रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। केल्विन डबल ब्रिज में तो वेरी हाई एक्यूरेसी से आप मेजर कर लेते हैं। हाई रेजिस्टेंस जो आप मेजर कर सकते हैं वो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड से, तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट जो है हमारे पास डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड रहेगा। सो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा मेथड किस केस में अप्लाई किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। साथ ही साथ इस एमसीक्यू सीरीज में और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक स्पेशली डिजाइन एमसीक्यू का कोर्स भी है हमारे पास ऐप में। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, ऐप को डाउनलोड करने के लिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।